अच्छा, अब इसमें जो सेकंड नॉन ओमिक कंडक्टर है वो थर्मिस्टर है। अच्छा, फिलामेंट और थर्मिस्टर दोनों ही टेम्परेचर की बेसिस पे वर्क करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे फिलामेंट के बारे में था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और थर्मिस्टर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होगी। तो ये फिलामेंट का ऑपोजिट हो जाएगा। अब फिलामेंट की इंफॉर्मेशन जो होगी वो तो आसान है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब जो हमने फैक्टर्स देखे उसके हिसाब से। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो थर्मिस्टर को आप ऐसे याद रख लोगे कि ये उसका ऑपोजिट होगा, यानी इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होगी, और अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी। तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट वर्क करेगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर। अच्छा, इसमें बेसिकली होता ये है, क्योंकि नॉर्मली तो आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसमें इन्वर्स रिलेशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसमें होता है कि जब आप हीटअप करते हो तो जो थर्मिस्टर के एटम्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से करंट इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन हीटिंग। द एटम्स ऑफ थर्मिस्टर starts to lose electrons and number of electrons flowing in the circuit increases
एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात है कि अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखो तो इसमें इसी तरह से एक्स और वाई एक्सिस होगा। अब यहाँ पे भी जो वोल्टेज है, अगर लेट सपोज वो एक्स एक्सिस पे है और करंट जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो अब जैसे पहले वाले में था फिलामेंट में कि उसमें वोल्टेज की तरह बैंड हो रहा था, लेकिन इसमें क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ जो है वो करंट की तरह बैंड होगा, इस तरह से। ओके, इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है वो एलडीआर है। एलडीआर का मतलब जो है वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। और लाइट डिपेंडेंट से क्लियरली अब ये चीज़ है कि ये टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा, अब ये लाइट पे डिपेंड करेगा। तो लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होने की वजह से इस पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। और अब जैसे थर्मिस्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बस इसमें टेम्परेचर की जगह पर लाइट आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट होगा कि व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज होता है। अब उसमें डे टाइम में लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तो उसमें रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, और रेजिस्टेंस लो होने की वजह से वोल्टेज भी लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो लैंप ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में यूज कर रहे हो, तो अगर डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में ये होगा कि लाइट इंटेंसिटी हाई होगी और रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगी, और करंट की वैल्यू लो हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह से नाइट में लो इंटेंसिटी। अच्छा, एक मिनट, ये इसमें लो रेजिस्टेंस होगी।
क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाई इंटेंसिटी, लो रेजिस्टेंस और हाई करंट। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वी हैव डन? नॉन ओमिक कंडक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, और अभी बस हमने थर्मिस्टर किया था। सेकंड अभी एलडीआर डिस्कस कर रहे हैं। सर ओहम्स लॉ हमने कल की क्लास में कर लिया था। जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हाई इंटेंसिटी, अगर लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगी और करंट की वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगी। और अगर नाइट की हम बात करें तो इंटेंसिटी लो हो जाएगी, मतलब नेचुरल लाइट, जाहिर सी बात है उसकी ब्राइटनेस कम होगी और रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो जाएगी इस केस में। और करंट की वैल्यू लो हो जाएगी। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है एलडीआर में, मतलब बस बेसिकली ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पर आपको इस तरह का सेटअप करना हो कि ब्राइटनेस हाई होने पे रेजिस्टेंस लो हो जाए, ठीक है। और रेजिस्टेंस लो होने का मतलब ये है कि वोल्टेज भी लो हो जाएगा। तो जैसे वो लेजर लाइट ट्रैप्स होते हैं, लाइट इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि लाइट की ब्राइटनेस, जैसे डे टाइम में लाइट की नेचुरल डे की ब्राइटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप इसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में लगाओगे तो वो ऑब्जर्व करेगा कि डे लाइट में तो इंटेंसिटी वैसे ही हाई है, तो वो डिवाइस की रेजिस्टेंस को लो कर देगा। और रेजिस्टेंस को लो करने का मतलब ये कि वोल्टेज भी लो हो जाएगा। और वोल्टेज लो होने का मतलब ये कि वो जो आपके पास स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी तो उनको जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा और वो ऑफ हो जाएंगे। और नाइट टाइम में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब नेचुरल लाइट कम हो गई, इंटेंसिटी लो हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो रही है बेसिकली सराउंडिंग की। तो अब वो ये चीज़ डिटेक्ट करेगा और वो रेजिस्टेंस को हाई कर देगा। और रेजिस्टेंस को हाई करने का मतलब है कि करंट की वैल्यू लो हो जाएगी और वोल्टेज हाई हो जाएगी। तो बस इसमें ये डिफरेंस होता है। बाकी खैर वो इसमें ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमसे पूछते नहीं है, बस एलडीआर के बारे में अक्सर पास पेपर्स में पूछा है। तो आप इसमें जो है वो अलार्म सिस्टम कर सकते हो। और दूसरा जो है वो ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट्स। और इसमें जो लास्ट नॉन ओमिक कंडक्टर है वो डायोड है। अब डायोड बेसिकली, अच्छा, इनका जो सर्किट का कंपोनेंट का सिंबल होगा, जैसे एलडीआर है। अब क्योंकि ये रेजिस्टर है तो पहले आप एक रेजिस्टर का सिंबल बनाओगे और उसके ऊपर दो एरोस बना दोगे लाइट के लिए, तो ये एलडीआर हो जाएगा। और जैसे थर्मिस्टर की बात की थी, अब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है, तो इसमें भी आप रेजिस्टर बनाओगे और एरो बना दोगे यहाँ पर, ये थर्मिस्टर हो जाएगा। फिलामेंट के लिए जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी लैंप वाली, तो ये लैंप हो जाएगा। और डायोड की अगर हम एग्जांपल लें,
तो ये डायोड का सिंबल होगा। और डायोड जो है वो एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which allows current to flow in one direction only। तो डायोड जो है वो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करता है, और उसकी लॉजिक सिंपल सी है। अगर आप इसकी डायग्राम के रेफरेंस से देखोगे, जैसे अगर आपने एक सर्किट में डायोड को कनेक्ट किया, ये डायोड का सिंबल है। और इसमें जो है वो आप लैंप कनेक्ट करते हो अगर, और यहाँ पे जो है वो बैटरी कनेक्टेड है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव साइड से फ्लो होगा, और नॉर्मली वो फ्लो करता हुआ पूरे सर्किट से आसानी से नेगेटिव तक आ जाएगा। तो इसमें जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस डायोड को उल्टा लगा देते हो इसी सेम सर्किट के अंदर, और ये बैटरी आ जाएगी इसमें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि डायोड का नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। तो जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो पॉजिटिव बैटरी का, और नेगेटिव, तो अब टर्मिनल्स ऑपोजिट हो गए। तो टर्मिनल ऑपोजिट होने की वजह से सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो फ्लो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट होना जरूरी है, और नेगेटिव का नेगेटिव से कनेक्ट होना जरूरी है। तब आपके पास करंट फ्लो करेगा। इसे कहेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो, और नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स बाइस्ड। मतलब डायोड की टर्मिनोलॉजीज में ये टर्म होती हैं। जब वो करंट को अलाउ करेगा तो उसको फॉरवर्ड बाइस कहेंगे, और जब वो करंट को अलाउ नहीं कर रहा फ्लो करने के लिए तो उसको आप रिवर्स बाइस कहोगे। ठीक है। और सेटअप सिंपल है डायोड की। जो
बैक साइड है वो पॉजिटिव होती है, फ्रंट साइड नेगेटिव होती है। तो उसका ओरिएंटेशन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसका पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, और उससे आप आइडेंटिफिकेशन उसकी आसानी से कर सकते हो। तो ये आपके पास नॉन होमिक कंडक्टर्स थे यहाँ तक। और नॉन होमिक कंडक्टर्स के बाद अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये होता है कि जो आपने एनर्जी की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, मतलब जो बेसिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, तो इसका भी मतलब वही होगा। इसके बारे में हम कोई नई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। बस इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होगा VIT। इसमें V जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और I जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जैसे पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, इसका भी ऐसे ही होगा, एनर्जी अपॉन टाइम। बस इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, तो जाहिर सी बात है जब एनर्जी को आप रिप्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस कैलकुलेशंस में ये फॉर्मूला यूज़ होंगे, और डायरेक्ट बस आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो कॉम्बिनेशंस होते हैं। रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं, या किसी भी कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी डिफरेंस देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस होता है, और उसके अलावा उसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अब इसमें पहला रेजिस्टेंस जो होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा कि सारे कंपोनेंट्स जो है वो एक लाइन में कनेक्टेड होंगे, वन लाइन कॉम्बिनेशन होगा। अब लेट सपोज आप तीन रेजिस्टर्स कंसिडर करते हो, तीनों को एक लाइन में कनेक्ट करते हो। मतलब एक सिंगल लाइन कनेक्शन होगा कि अगर उस लाइन को कहीं से आप कट करते हो तो पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। अब करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से नेगेटिव जाएगा। तो ये R1 R2 और R3 हो जाएगा। अब ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं, अब इनके थ्रू जब करंट पास होगा तो वोल्टेज और करंट में क्या क्या चेंजेस होगी ये हमें देखना है। अब आप पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक चीज तो ऑब्जर्व कर रहे हो, ये वन लाइन कनेक्शन है तो सारे चार्जेस एक लाइन में ट्रेवल करेंगे। और एक लाइन में ट्रेवल करने का मतलब ये कि इसमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। क्योंकि वोल्टेज, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने लिखी थी कि एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज अक्रॉस द कंपोनेंट या बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब इसमें ये होगा कि रेजिस्टर वन जो है इसके अपने दो टर्मिनल्स होंगे, रेजिस्टर टू के अपने दो टर्मिनल्स होंगे, रेजिस्टर थ्री के अपने दो टर्मिनल्स होंगे। तो इसमें वोल्टेज जो है वो सबका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अक्रॉस द कंपोनेंट होता है। तो अब इसमें तीन अलग अलग कंपोनेंट है तो तीनों के जो है वो डिफरेंट वोल्टेजेस होंगे। हाँ, अगर तीनों की वैल्यू सेम है रेजिस्टेंस की तो फिर तीनों के पास एक जैसा शेयर जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो अलग अलग वोल्टेज जाएगा। और करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। और इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फाइनल फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो तीन रेजिस्टर्स को अगर आप कंबाइन करते हो तो इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है। और अगर चार रेजिस्टर हो, इससे ज्यादा रेजिस्टर हो, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक लाइन में हिंड्रेंस आएगी, जैसे स्पीड ब्रेकर अगर एक लाइन में काफी सारे हो तो जाहिर सी बात है उसमें स्पीड आपके पास बार बार डिक्रीज होगी, तो टोटल रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा उस पे। और करंट इसमें सेम रहेगा, वो आपने देख लिया, क्योंकि वन लाइन कॉम्बिनेशन है तो सारे चार्जेस एक ही रास्ते से पास होंगे तो करंट की वैल्यू इसलिए सेम होगी ओवरऑल। लेकिन वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर इसको आप पैरेलल में कंबाइन करते हो सारे रेजिस्टर्स को, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होगा कि इसमें सारे कंपोनेंट्स के एक जैसे टर्मिनल एक तरफ होंगे और दूसरे टर्मिनल दूसरी तरफ होंगे। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं सेम एंड कनेक्शन। मतलब सबका पॉजिटिव कनेक्शन एक तरफ, सबका नेगेटिव कनेक्शन दूसरी तरफ। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब लेट्स सपोज इसमें तीन रेजिस्टर्स हैं।
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें आप सबके राइट हैंड साइड देखो वो राइट पे कनेक्टेड है एक साथ एक जगह पर, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक जगह पर कनेक्टेड है लेफ्ट साइड पर। तो ये डिफरेंस है। तो अब ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब ये होगा कि करंट की अगर हम बात करें तो करंट अगर यहाँ से फ्लो करता है तो वो तो स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, लेकिन यहाँ से फिर करंट को अलग अलग पाथ से फ्लो करना पड़ेगा इस तरह से। तो करंट की वैल्यू इस बार डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि एट अ टाइम उसको तीन अलग पाथ से फ्लो करना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी या वेरिएबल होगी, लेकिन इस बार वोल्टेज की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि इसमें अक्रॉस द टर्मिनल या बिटवीन टू पॉइंट्स की बात होती है। तो इसमें एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, तो आप डायरेक्ट इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज मेजर कर लो और वही वोल्टेज आपको तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टर का मिलेगा। तो इस वजह से इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। और अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें, तो 1/RT इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक जितनी चीज़ें हैं इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। कॉम्बिनेशन और इससे पहले वाले जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स थे उन सबके रेफरेंसेस। अच्छा, हमने फर्स्ट वेरिएंट 2024 का तो किया ही था सॉल्व, तो उसमें तो हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट देख चुके थे। सेकेंड वेरिएंट में देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन किस पैटर्न पे आया है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आया है, ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है क्वेश्चन नंबर 7। सर अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किया ही अभी करना है। वो अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर मेंशन है फिगर 8.1 शोज अ सर्किट एंड सर्किट इज डिजाइन टू स्विच ऑन अ नाइट लाइट व्हेन द सराउंडिंग आर डार्क। ठीक है, तो ये वो एलडीआर वाली एग्जांपल है, ऑटोमेटिक लाइट वाली, कि नाइट टाइम में जो इंटेंसिटी लो हो और आपके पास जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। ऑन फिगर 8.1 ड्रॉ द सर्किट सिंबल फॉर अ वोल्टमीटर यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलडीआर। ठीक है। तो अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का सिंबल बनाना है अक्रॉस एलडीआर। तो अब इसमें सबसे पहले एलडीआर का आपको सिंबल सही से पता होना चाहिए, तो ऊपर वाला जो रेजिस्टर के साथ सिंबल है वो एलडीआर का है, और इसके साथ आप पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, जैसे अभी आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात की कि वोल्टेज सेम होता है, तो इसका मतलब है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही लगेगा। और सीरीज में करंट सेम होता है तो एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सर मैं आज समथिंग। जी। सर ये जो अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है वो सीरीज सॉरी पैरेलल के अंदर 1/R1 1/R2। सर अक्सर उसकी जगह कुछ बच्चे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके नीचे R1 प्लस R2 से डिवाइड कर देते हैं सर। सर तो क्या वो फॉर्मूला भी ठीक है? अब वो दो रेजिस्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है वो तब अप्लाई होगा, लेकिन अगेन वो एलसीएम सॉल्व होगा तो यही बनेगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप उसको एलसीएम ले लोगे तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं, वो ऊपर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हुई आपको मिल जाएंगी।
तो आप वैसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन आप बेसिक फॉर्मूला लिखो, क्योंकि कभी तीन रेजिस्टर्स भी होते हैं। तो अगर उस पे आपने डायरेक्ट वो टू रेजिस्टर वाला फॉर्मूला लगा दिया जो एलसीएम में था, तो फिर उसमें मिक्सअप हो सकती है चीज़ें। तो अगर आपको स्टेप्स क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो वो, अगर आपको स्टेप्स में कंफ्यूजन है तो फिर आप बेसिक वाला यूज़ करो, ताकि उसमें मिस्टेक ना हो। अब इसमें सराउंडिंग की जो लाइट है वो डार्क में चेंज हो रही है, मतलब जैसे डे से नाइट टाइम में जब कन्वर्जन होगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसके अलावा स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर। अब इसका इफेक्ट आपने बताना है कि एलडीआर पे क्या होगा। ठीक है। अब आप देखो लाइट जो है वो इंटेंसिटी उसकी कम हो रही है। ठीक है। तो डार्क का मतलब लो इंटेंसिटी, और लो इंटेंसिटी का मतलब हाई रेजिस्टेंस। तो अब उन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में पूछे, तो रेजिस्टेंस के बारे में आप सिंपल मेंशन कर सकते हो कि रेजिस्टेंस हाई होगी क्योंकि इंटेंसिटी लो हो रही है यहाँ पर। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और सेकंड पार्ट में है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलईडी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, जैसे नंबर 2 पे इन्होंने पूछा है कि इम्पैक्ट जो है वो एलडीआर पे आ रहा है और इसका इफेक्ट आपने दूसरे कंपोनेंट पे बताना होता है। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आप इस सर्किट में देखो तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पहली बात तो ये। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो मतलब जो वोल्टेज एलडीआर का चेंज होगा वही एलईडी का चेंज होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस वाले कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो रही थी, रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है वोल्टेज भी हाई होगा। और अगर एलडीआर का वोल्टेज हाई होगा तो एलईडी का वोल्टेज भी हाई हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है, ये एलडीआर है और ये एलईडी, क्योंकि इसमें डायोड है। तो आप सिंपल यहाँ पर ये लिखोगे कि जब रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगी, वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, और एलईडीज के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद एलडीआर, तो वोल्टेज अक्रॉस एलईडी इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेफरेंस दिया है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपल आंसर है। ज्यादा डिटेल की नीड नहीं है। पहले आपने बताया कि एलडीआर का खुद का वोल्टेज क्या होगा, और ये एलडीआर के लिए हमने लिखा था शुरू में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से एलईडी में भी सेम इफेक्ट आएगा। और बी पार्ट है, फिगर 8.2 shows another circuit, lamp A and B are identical filament lamps. The current supplied by the power supply is 0.5 ampere. Calculate the resistance of lamp A. अब इस सर्किट में देखो आप, दो लैंप्स हैं, ये दोनों भी पैरेलल में हैं और दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल फिलामेंट लैंप है। और जो करंट जो है पावर सप्लाई की तरफ से मिल रहा है वो 0.5 एम्पियर है। तो करंट और वोल्टेज आपको पता है। अब वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ लैंप ए फाइंड आउट करनी है।
अब रेजिस्टेंस ऑफ ए के लिए आपको ये तो पता है कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और अगर हम वोल्टेज और करंट को यूज करते हैं तो उससे आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी। और टोटल रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि 240 वोल्ट्स जो है वो इनमें इक्वल, मतलब क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने का मतलब इसके पास भी 240 वोल्ट्स होगा, इसके पास भी 240 वोल्ट्स होगा। और करंट 0.5 है, करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसके पास करंट जाएगा 0.25 एम्पेयर, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, तो करंट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, आसान है। चाहे ए की फाइंड करो बी की, दोनों की एक जैसी आएगी रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो आपने जो है वो रेजिस्टेंस ए के लिए पहले से ही चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि इसका वोल्टेज तो 240 होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस वजह से वोल्टेज इसका सेम होगा। और जो करंट की वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा V/I। 960। ठीक है, ये पार्ट आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 7 मार्क का। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें इतना मुश्किल नहीं था। थर्ड वेरिएंट में भी देख लेते हैं, थर्ड वेरिएंट में किस तरह का क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इसमें चार्जेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने किया था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। It shows two charged metal plates. X marks the position of center of space between the plates. On figure 7.1, draw at least four field lines to show the pattern and direction of the electric field between two charged plates. तो अब आपने यहाँ पर 4 फील्ड लाइंस बनानी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन बना देंगे इक्वली। ठीक है, ये फील्ड लाइंस हो जाएंगी। और अगर कॉर्नर से बनाई जाए तो कॉर्नर से इस तरह से बेंड होकर बनती हैं। तो ये इसकी फील्ड लाइन होगी। और सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट एक्स। तो अगर एक्स पर, यानी यहाँ पर आप एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखो तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो दोनों के बीच में रखा हुआ है, तो नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी और पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। सो इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। During a thunderstorm, an electric field is set up between a cloud and ground. Charges on the cloud and on ground are shown in figure 7.2.
तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो 28,000 है और टाइम जो है वो 0.0012 है। चार्ज फाइंड आउट करना है। तो बेसिक सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का। सर मैं ask something? जी। सर ये जो अक्सर इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर बेसिक फॉर्मूलाज लग रहे होते हैं सर। सर इन कंपैरिजन टू दिस वी हैव सम रियली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस टू सर। सर वो जैसे डायमीटर और वायर वाला रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन था सर, सो हम वो भी एक दफा अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है। 34 कूलम्स इसका आंसर हो जाएगा टोटल। और अब सेकंड पार्ट में जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। तो अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखें वैसे VIT होता है। तो अगर हमारे पास ये क्वांटिटीज गिवन है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो करंट तो है, टाइम की वैल्यू भी है और वोल्टेज रह जाएगा। वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू VIT। वोल्टेज आपके पास गिवन नहीं है तो E/IT। सो एनर्जी की वैल्यू है 1.2 10 पावर 8। करंट की वैल्यू जो है वो 28,000 और टाइम यही, तो मतलब बेसिकली पूरा आप 34 लिख दोगे कंबाइन करके इसकी जगह पर। तो इसे आप डिवाइड कर लोगे। तो अब इसमें पावर 6 बन रही है। तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप दूसरे स्ट्रीम के पेपर्स के क्वेश्चन देखो। अच्छा, फॉर्मूलाज में अब यही है कि आप प्रैक्टिस करोगे एक बार टॉपिकल फॉर्म में, मतलब एक टॉपिक के, तो उसमें फिर आपको चीज़ें याद हो ही जाएंगी। इतने मुश्किल फॉर्मूला नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में तो सिंपल सिंपल है। क्योंकि क्वांटिटीज वही रिपीटेड है ज़्यादातर, वोल्टेज करंट। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ओ लेवल्स के पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखते हो 24 में से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ये ओ लेवल्स का 2024 का पेपर है। तो अभी हमने IGCSE के 24 के तीनों वेरिएंट्स के क्वेश्चंस देखे। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और ये ओ लेवल्स वाले में से देख रहे हैं ताकि दोनों स्ट्रीम्स के आप देख लो और आपको आइडिया भी हो जाए कि क्वेश्चंस की कैटेगरी अब किस टाइप की आ रही है ज़्यादातर। It shows part of a circuit containing 240 volts main supply connected to a lamp and two heaters of resistance 40 ohm 60 ohm. Complete figure 5.1 by drawing symbol for a fuse in the gap in a circuit. अच्छा, अब इसमें फ्यूज की बात हो रही है। फ्यूज बेसिकली एक सेफ्टी कंपोनेंट होता है। अब सेफ्टी कंपोनेंट उसका काम ये होता है कि सेफ फ्यूज का
कि अगर आप उसको सर्किट में कनेक्ट करते हो फ्यूज को, तो अगर करंट की वैल्यू उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मतलब जैसे अब तो सर्किट ब्रेकर्स आ गए, तो उसमें क्या होता है कि करंट फ्लक्चुएट अगर कभी करता है तो वो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक पूरे सर्किट को ऑफ कर देते हैं। अब पहले जो है वो फ्यूज होता था, ठीक है, आप फ्यूज को सर्च करोगे तो इस तरह का कंपोनेंट होगा ये, सिंपल, मतलब ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल होगा, और इसके साइड में जो है वो प्लस माइनस होगा, बस ये सिंपल सी वायर होती है इसके सेंटर में। अब ये जो वायर होगी इसकी एक लिमिट होगी करंट की, कि मतलब ये 10 एम्पियर तक करंट को पास कर सकती है, अगर इससे ज्यादा करंट होगा तो ये हीट अप होके मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने का मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, ठीक है। तो ये इसका आइडिया होता है सिंपल सा, तो ये सेफ्टी कंपोनेंट होता है। और इसमें करंट की एक लिमिट होती है जिसको हम फ्यूज रेटिंग कहते हैं, ठीक है। और जब इसमें करंट की वैल्यू एक्सीड करेगी तो सिंपल सी बात है, वायर पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी और वो मेल्ट हो जाएगी। तो बस ये आपके पास डिफरेंस होगा। और इस चीज को आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसी बेसिस पर जो है वो अगर इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस इसका कॉन्सेप्ट है सेफ्टी प्रिकॉशन का। अब यहाँ पर उन्होंने गैप दिया हुआ है, इसका सिंबल बहुत आसान है, जैसे आप रजिस्टर बनाते हो बिल्कुल आप वैसे ही बनाओ, रजिस्टर के थ्रू पास कर दो ऐसे, ये फ्यूज हो जाएगा। ये इसका सर्किट सिंबल होता है। रजिस्टर में तो ये होता है कि हम बीच में लाइन नहीं बनाते, साइड में होती है लाइन, इसमें बीच में से भी पास हो जाएगी, ये फ्यूज का सिंबल होगा, ठीक है। और इसके अलावा बी पार्ट 1 है, ऑन फिगर 5.2 स्केच अ करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प। ठीक है, अब फिलामेंट लैम्प का आपने ग्राफ देखा था, और आपके पास एक्सिस गिवन है, ठीक है, वोल्टेज एक्स एक्सिस पर है, और आपको पता है फिलामेंट में ग्राफ जो है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। तो बस आप कोई भी रैंडम वैल्यू पे वोल्टेज को बेंड करके दिखा सकते हो, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और उसके बाद एक्सप्लेन करनी है आपने शेप, ठीक है, कि आपने ये शेप क्यों बनाई। आसान सा रीजन है, आप लिखोगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ये पूरी स्टेटमेंट मतलब हमने नोट्स में लिखी हुई है तो इसलिए मैं इसको पूरा दोबारा नहीं लिख रहा डिटेल में। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट का फ्लो कम हो जाएगा, और वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा, और ग्राफ बेंड हो जाएगा वोल्टेज एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने नोट्स में इंफॉर्मेशन लिखी थी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, कुछ नया नहीं है। सी पार्ट में आप देखो, कैलकुलेट द करंट एट पॉइंट पी इन द सर्किट शोन इन फिगर 5.1। तो करंट आपने पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी जो है वो यहाँ पर है। अब इसमें तीन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज 240 है तो तीनों के पास 240 वोल्ट जाएगा, और इसके पास भी 240 होगा, और इसके पास भी 240 होगा, और इसके पास भी 240 वोल्ट्स होगा। अच्छा, अब इन दोनों की रेजिस्टेंस गिवन है, और इससे आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों का इंडिविजुअल करंट आ जाएगा। अब करंट अगर हम फाइंड आउट कर भी लेते हैं तो पॉइंट पी पे आपने करंट कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जो करंट यहाँ पर आएगा इस टर्मिनल पे, तो उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। तो अगर आप करंट का फॉर्मूला यूज करते हो, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर,
वोल्टेज 240, और रेजिस्टेंस जो होगी वो 40 ओम्स थी इसकी। तो इसकी करंट की वैल्यू जो है 240 डिवाइडेड बाय 40, क्या आएगा, 6 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 6 एम्पेयर पास होगा। और इसी तरह से अगर आप दूसरे कंपोनेंट की बात करो, तो 240 डिवाइडेड बाय 60, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये इसका करंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्यूज में करंट चला जाएगा, मतलब यहाँ पे चार्जेस चले गए, इसका करंट जो है वो, फिलामेंट लैंप है ये, इसको हम आई एफ कह देते हैं। तो जब आई एफ करंट चला गया, अब वो पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, पी पॉइंट का मतलब ये कि अभी वो इन दोनों में स्प्लिट होगा। ठीक है। अभी वो इन दो पार्ट्स में जाकर स्प्लिट होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है। तो वो कितना स्प्लिट होगा, टोटल वो 10 एम्पेयर है, जिसमें से 6 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा। सही है। क्योंकि पॉइंट पी अभी तक कंपोनेंट तक पहुंचा नहीं है, पॉइंट पी कंपोनेंट से पहले है, तो वो आपको टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों में जाके डिवाइड होना है। ठीक है। तो वो 10 एम्पेयर डिवाइड होना है। तो इसका आंसर होगा 10 एम्पेयर। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। अब इसमें देखो, कॉम्बिनेशंस की बेसिस पर आंसर होता है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप बता पाओगे, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है कौन सा नहीं। और कैलकुलेशन किसकी करनी है, फॉर्मूला हमें पता होता है, V इक्वल्स टू आई आर है, बेसिक फॉर्मूला, बहुत सारी जगहों पे तो यही लगता है। लेकिन इसको यूज करने के लिए कॉम्बिनेशन का पता होना भी जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला तो अप्लाई कर दें लेकिन वैल्यू कौन सी यूज करनी है और कहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट करना है, ये मेन क्वेश्चन होता है। और इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को देखना जरूरी है। उसके बाद डी पार्ट है, द करंट इन लैम्प इज 1.5 एम्पेयर, सजेस्ट अ सूटेबल फ्यूज रेटिंग फॉर द फ्यूज। ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूज की एक लिमिट होगी करंट की, कि उसके बाद वो उस करंट को पास नहीं होने देगा, उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि लैंप में करंट 1.5 जा रहा है। अब आपके पास देखो तीनों की करंट की वैल्यूज आ गई। 1.5 इसके पास से जा रहा है, 6 में यहाँ से जा रहा है, 4 यहाँ से जा रहा है, तो 10 तो पहले ही था, 10 में 1.5 ऐड कर दो, 11.5। तो बेसिकली जो अब पूरा करंट सर्किट से पास हो रहा है वो 11.5 हो रहा है। 11.5 का मतलब है कि हमारे पास जो फ्यूज होगा इसकी लिमिट 12 रखी जा सकती है। ठीक है। कि 12 तक करंट पास हो जाए, उससे ज्यादा हो तो वो मेल्ट हो जाए और सर्किट बंद हो जाए। ठीक है। तो आप 12 लिख सकते हो। इन केस अगर 12 नहीं लिखा, किसी ने 13 लिख दिया, वो भी सही है। इन केस अगर 14 लिख दिया, वो भी सही है। क्योंकि थोड़ी बहुत टॉलरेंस रखी जाती है कंपोनेंट्स में, बिल्कुल टाइट वैल्यूज नहीं होती। क्योंकि जाहिर सी बात है, हीटअप का भी इशू होता है, हीटअप को तो हम अभी डिस्कस कर ही नहीं रहे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो इसकी वजह से लिमिट थोड़ी ज़्यादा ही होती है। लेकिन इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप लिखते हो तो आंसर आपको मिल जाएगा। इवन अगर आपके पास मार्किंग स्कीम में देखो तो उसमें तो उन्होंने 19 तक मेंशन किया है कि अगर 19 तक भी आप वैल्यू लिखते हो तो आंसर आपको मार्क मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन इतना दूर हर बार नहीं जाना, क्योंकि देखकर पता चल रहा है कि इतनी ज्यादा नीड भी नहीं है, मतलब 11.5 है तो 13 लगा देंगे, इनफ है, 14 काफी है। इससे ज्यादा तो थर्मल रेजिस्टेंस होगी भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है वाई अ फ्यूज रेटिंग मच लार्जर देन द वैल्यू इज नॉट सूटेबल। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फ्यूज रेटिंग जो है वो आपने जो फर्स्ट पार्ट में लिखी है,
मतलब अगर हमने 12 सेलेक्ट की या 13 सेलेक्ट की, वो कह रहे हैं कि अगर हम इससे ज्यादा रेटिंग लेते हैं तो वो सूटेबल क्यों नहीं है। तो रीजन वही होगा कि अगर वैल्यू बहुत ज्यादा रख देंगे हम, ठीक है, तो अगर करंट की वैल्यू 11.5 से बढ़ेगी, ठीक है, और आपकी लिमिट ज्यादा है, तो वो करंट भी सर्किट से फ्लो करता रहेगा, तो वो फ्यूज मेल्ट नहीं होगा, तो जो उसका मेन पर्पस था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो उसको सेंसिटिव तौर पे यूज करना था कि थोड़ा सा करंट ज्यादा एक्सीड करे तो सर्किट को बचाने के लिए वो मेल्ट हो जाए। लेकिन अब आपने उसकी वैल्यू इतनी हाई कर दी है कि उस वो सेंस ही नहीं कर पा रहा कि अब सर्किट की लिमिट पूरी हो गई है, तो अब इसको मेल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है Sir, may I ask something? जी। Sir, for example, if the fuse rating is say of 20 amperes, but the circuit short circuits, what would happen, sir? आप दोबारा लास्ट पार्ट रिपीट करना, उसमें आपकी आवाज कट गई थी। अगर Uh, 20 एम्पियर हो। सर मैं कह रहा हूँ अगर फ्यूज की रेटिंग से 20 एम्पेयर्स हो लेकिन जो करंट का मैक्सिमम जो लैंप करंट सस्टेन कर सकता है वो 15 एम्पेयर हो, सर तो फिर क्या होगा? हाँ, अगर आपके पास इतनी रेटिंग होती है तो ये चल जाता है। मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि वायर की रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत हीटअप भी होता है, तो इतनी टॉलरेंस चल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जैसे 20 एम्पेयर आपके पास लिमिट, मतलब 15 एम्पेयर आपके पास करंट की वैल्यू है जो आपको चाहिए, और फ्यूज रेटिंग 25 है, तो अब ये बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तो इसका मतलब है 24 एम्पेयर तक की वैल्यू या 25 एम्पेयर तक की वैल्यू सर्किट में से पास हो सकती है। अब सर्किट में कुछ सेंसिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो वैल्यू आप सेलेक्ट कर रहे हो अगर उससे वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो सूटेबल क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न यही होगा कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो 11.5 है फिलहाल हमारे पास। अगर हम इसको एग्जाम्पल ले या 12 कर लेते हैं राउंड ऑफ, तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है 12। और अगर इससे ज़्यादा बहुत दूर आप रेटिंग की वैल्यू सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने 25 ले ली, 22 ले ली, तो फिर होगा ये कि करंट की वैल्यू जब एक्सीड करेगी तो फ्यूज मेल्ट नहीं होगा और वो सर्किट को ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कंपोनेंट्स के लिए हार्मफुल हो जाएगा करंट। ठीक है, सर ओके, अंडरस्टूड, कंप्लीटली अंडरस्टूड। तो रिक्वायर्ड वैल्यू करंट की जो है वो अभी फिलहाल हमारे पास 12 एम्पेयर है, लेट सपोज राउंड ऑफ कर देते हैं इसे। लेकिन अगर फ्यूज की रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं, ग्रेटर देन, अब जैसे लेट सपोज आपने अपने आंसर में 14 एम्पेयर लिया था फॉर एग्जाम्पल, या 12 एम्पेयर लिया था, जो भी आपने एक वैल्यू लिखी थी आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। जैसे अगर मैं 14 का रेफरेंस दे रहा हूँ, इज ग्रेटर देन 14 एम्पेयर, सो करंट ग्रेटर देन 14 एम्पेयर पास इजीली, क्योंकि उसको आपने स्पेस दे दिया इतना पास होने के लिए, और फ्यूज मेल्ट नहीं होगा, एंड फ्यूज विल नॉट मेल्ट। और जब वो मेल्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो इसका मेन पर्पस था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, तो सर्किट एक तरह से डायरेक्ट ही है, क्योंकि फ्यूज बीच में जो अपना काम था वो कर ही नहीं पाएगा, तो अब सर्किट एक तरह से डायरेक्ट हो गया। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन उसमें से एक तरह से माइनस हो गया। एंड हाई करंट डैमेज
द सर्किट। थर्ड पार्ट, हाँ शॉर्ट सर्किट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये बेसिकली फ्यूज का कंसर्न होता है, यही इसका बेसिक कंसर्न है, इतना ही पूछा जाता है हमेशा और इतना ही आप डिटेल बताते हो। सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट अ फ्यूज इन लाइव वायर रादर देन न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ठीक है। अच्छा, अब हमने थ्री पिन प्लग पढ़ा था। ठीक है, वैसे तो सबने नाम सुना हुआ ही होगा, थ्री पिन प्लग हमने डिस्कस किया था। तो हम इसको रिव्यू कर लेते हैं बस एक बार, क्योंकि इसमें तीन तरह की वायर्स होती हैं। लाइव वायर वो होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, न्यूट्रल वायर वो होती है जो नेगेटिव साइड पर होती है, जो सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, और अर्थ वायर जो है वो ग्राउंड वायर का काम करती है। ठीक है, जैसे हमने चार्जेस में डिस्कस किया था कि चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अर्थ वायर यूज करते हैं, तो अर्थ वायर जो है वो सेफ्टी के लिए होती है। तो वो कह रहे हैं कि फ्यूज को लाइव वायर में कनेक्ट करना क्यों जरूरी है। ठीक है। अब क्योंकि लाइव वायर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो लाइव वायर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और करंट वहां से फ्लो करना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो करंट जब यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होगा, तो फ्यूज को यहीं पर लगना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले करंट की एंट्रेंस यहाँ से हो रही है। ठीक है। तो अगर फ्यूज आप किसी और वायर में लगाओगे तो वहां पे तो करंट बाद में जाएगा। ठीक है। तो फिर वो उसको कट डाउन नहीं कर सकेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि करंट या वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा फ्लो करना, बिकॉज करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू लाइव वायर। वैसे तो हम इसकी डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मार्क एक ही मिलना है आपको, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपने जाना नहीं है। लेकिन ये है कि आपके रेफरेंस माइंड में होगा कि हमें पूरी एक्सप्लेनेशन जो अभी हमने डिस्कस की वो हम बता सकते हैं, लेकिन मार्क वन है। तो हम बस इतना ही मेंशन कर देंगे, क्योंकि करंट यहीं से फ्लो करेगा और फ्यूज की वर्किंग हम ऊपर बता चुके हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो इस पर्पस के लिए यूज होगा। तो ये वाला थोड़ा डिटेल क्वेश्चन था, उसके कंपैरिजन में मतलब सेकंड और थर्ड वेरिएंट में जो हमने क्वेश्चंस किए उसके कंपैरिजन में। अच्छा, ये तो वही पेपर है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा वेरिएंट है, ओ लेवल्स में दो वेरिएंट्स होते हैं, आईजीसीएसई में तीन वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का जो है वो आपने ध्यान रखना है, कभी ऐसा ना हो कि ओ लेवल्स में भी आप तीसरा वेरिएंट ढूंढ रहे हो, तो उसमें आपको दो ही मिलेंगे, आईजीसीएसई में तीन मिलेंगे। तो उसका दूसरा वेरिएंट भी देख लेते हैं कि उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया है 24 में। तो आपके पास जो है वो पूरा कंपैरिजन हो जाएगा। ये सेकंड वेरिएंट आ गया। अच्छा, इसमें भी इन्होंने चार्ज वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आपको ये है कि थोड़े से चार्जेस वाले क्वेश्चंस मिल गए, आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते रहते हैं। इनिशियली अनचार्ज रबर balloon is rubbed with a woolen cloth as shown in figure 5.1. Rubbing the balloon causes the balloon to have a negative charge. अच्छा, बलून पे नेगेटिव चार्ज आया, उन्होंने ये चीज क्लियरली आपको बता दी है। ठीक है। तो बलून पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसका मतलब है बलून गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आसान सी चीज है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे देखते ही। और उसके बाद वुलन क्लॉथ लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यही करना था, ये टेबल फिल करने थे, वो हो गए। अब एक्सप्लेन व्हाई बलून स्टेज नेगेटिवली चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बलून जो है वो नेगेटिवली चार्ज क्यों रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, ये आपने बताना है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप रेफरेंस कंडक्टर इंसुलेटर वाला दोगे, क्योंकि हमने इसमें क्लियरली बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंसुलेटर्स यूज होते हैं और इंसुलेटर के सरफेस पे चार्ज रहता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है वो इंसुलेटर है तो वो चार्जेस को ट्रांसफर नहीं कर पाते जब तक के कांटेक्ट में ना हो। कंडक्टर्स तो कंडक्ट कर सकते हैं इजीली, लेकिन इंसुलेटर्स नहीं कर सकते।
तो इसमें यही प्रॉब्लम होगी कि बलून और एयर और जो भी तीसरा कंपोनेंट था ये सब इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स। चार्जेस आर नॉट एबल टू मूव थ्रू द एयर। अब जाहिर सी बात है चार्जेस ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे थ्रू द एयर क्योंकि वो भी इंसुलेटर है। तो बलून जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए नेगेटिवली चार्ज रह सकता है। और बी पार्ट, रबिंग द बलून causes the temperature of air inside it to rise. Explain in terms of particle of air why the volume of the balloon increases when the temperature of air rises. अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल आपने बताना है कि वाई वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस। बेसिकली ये वाला पार्ट थर्मल से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात आ गई। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होगा ये कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो वही थर्मल वाली बात आ जाएगी पूरी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। पार्टिकल्स जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली वाइब्रेट करेंगे। और मोर फ्रिक्वेंटली वाइब्रेट करने की वजह से उन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए होगा वाइब्रेट करने के लिए, क्योंकि वो फोर्स भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। या वो एक दूसरे से दूर डिस्टेंस पे चले जाएंगे, आप ये लिख सकते हो, जिसकी वजह से वॉल्यूम उनका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा रेफरेंस हो जाएगा इसका आंसर। तो बेसिकली इसमें लास्ट पार्ट में उन्होंने थर्मल से लिंक कर दिया इसको, शुरू में इलेक्ट्रिसिटी था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, नंबर 6, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से। इट शोज अ सर्किट डायग्राम containing a battery, LDR, and a fixed resistor of resistance 240 ohms connected in series. There is a lamp near the circuit. Light from the lamp is incident on the LDR when the lamp is switched on. It shows the current voltage graph for the LDR with lamp switched on and with the lamp switched off. सबसे पहले आपने स्टेट लॉ को ओम मेंशन करना है, ओम्स लॉ को, सॉरी। तो इसमें तो आप डेफिनेशन लिख दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, इसमें कुछ नया नहीं है। और बी पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ लाइन इन फिगर 6.2 शोज दैट ओम्स लॉ अप्लाइज टू द एलडीआर। अब ओम्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट और वोल्टेज, तो आपको नजर क्लियरली आ रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों लाइंस वैल्यू, दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं और इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो आप ये लिखोगे बिकॉज वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ग्राफ शोज
कांस्टेंट ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट उसका कांस्टेंट आएगा, चाहे दोनों लाइन का आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो तो दोनों के अपने अपने ग्रेडियंट थ्रू आउट द टाइम सेम रहेंगे। और ग्रेडियंट का मतलब रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि जब हम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो गए और रेजिस्टेंस सेम भी है, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। हाँ, ओरिजिन वाली बात भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वो भी सही है। और स्ट्रेट लाइन वाला रेफरेंस भी दे सकते हो। अगर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात नहीं लिखी तो आप स्ट्रेट लाइन का रेफरेंस दे देना कि ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन है। और सी पार्ट में है, यूज वैल्यूज फ्रॉम फिगर 6.2 टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। एलडीआर की बात हो रही है, एलडीआर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि एलडीआर में जो है वो लाइट डिपेंडेंट होता है। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है फिगर 6.2 के रेफरेंस से एलडीआर। अच्छा, अब आप ये देखो कि जब स्विच मतलब लैंप को ऑन किया तो उस वक्त आप देखो कि करंट की वैल्यू बहुत ऊपर आ रही है, और जब लैंप को ऑफ किया तो करंट की वैल्यू नीचे आ रही है। लैंप ऑन का मतलब ये हुआ इंटेंसिटी हाई है, रेजिस्टेंस लो हो जाएगी, और वोल्टेज भी लो होगा, करंट हाई होगा। और लैंप ऑफ करने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, वोल्टेज हाई हो जाएगा, और करंट जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इस चीज को आपने बस वहां पर एक्सप्लेन करना है। तो जब ब्राइट लाइट थी तो रेजिस्टेंस कम हो रही थी, तो वही बात आ जाएगी कि ब्राइट लाइट में या लैंप ऑन में या हाई इंटेंसिटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो एट हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, वोल्टेज डिक्रीजेस, और करंट की वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगी। और अगर लो इंटेंसिटी की बात करें तो वहां पे रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, वोल्टेज हाई हो जाएगा, और करंट जो है वो लो होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे इसमें कोई भी एक रेफरेंस दे सकते हो, या तो आप हाई का रेफरेंस दे दो या लो का रेफरेंस दे दो, क्योंकि 2 मार्क्स हैं और इतना स्पेस भी नहीं होगा कि आप पूरी बात इतनी डिटेल में लिख पाओ इतनी गिवन स्पेस में, ठीक है। डी पार्ट है, विद द लैम्प स्विच्ड ऑन द करंट इन द एलडीआर इज 0.05 एम्पियर, डिटरमाइन करंट इन द फिक्स रजिस्टर। तो आपने करंट फाइंड आउट करना है फिक्स रजिस्टर में। अच्छा, एलडीआर का करंट उन्होंने बता दिया 0.05 है। 0.05 एम्पियर इसका करंट है। अच्छा, इन्होंने और कोई वैल्यू नहीं बताई, आपने करंट बताना है फिक्स रजिस्टर में कि कितना होगा। अब यहाँ पर कोई भी लॉजिक ज्यादा डिटेल में आपने अप्लाई नहीं करनी, यहाँ पर बस आपने ये देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि करंट सेम होगा। तो 0.05 बिल्कुल सही, ठीक है।
कंफ्यूजन के लिए इस तरह के अचानक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसमें समझ ही नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, जबकि उसमें फॉर्मूला लग ही नहीं पा रहा होता क्योंकि वैल्यूज ही नहीं होती। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप खुद देख लो, उन्होंने ईएमएफ का पूछा है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज इससे पहले हमारे पास था ही नहीं कोई भी, ना आप कैलकुलेट कर सकते थे। अब V इज इक्वल्स टू आई आर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि वोल्टेज दोनों में स्प्लिट होता है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स है ना, तो अगर हम दोनों की इंडिविजुअल वोल्टेज फाइंड आउट कर लें तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक एलडीआर का इन्होंने आपको बता दिया 0.05, और मेरे ख्याल से एक की रेजिस्टेंस हमें पता है 240। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं। अच्छा, ये वोल्टेज अभी हम फिक्स रेजिस्टर का निकाल रहे हैं। ठीक है, ये फिक्स रेजिस्टर का वोल्टेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले एक एक करके चेक कर लेते हैं। 0.05 इंटू 240, ये बन रहा है 12। तो 12 वोल्ट चाहिए इसे। ठीक है, अब सेम करंट उसके पास भी जा रहा है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस जो है पहले हमें वो देखनी पड़ेगी। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है लैम्प स्विच्ड ऑन। तो लैम्प स्विच्ड ऑन का मतलब ये कि हम ग्राफ में से देख सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी इसकी। लैम्प स्विच्ड ऑन होने पे इसका करंट है 0.10। ठीक है, करंट की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पे आप वोल्टेज देखो कितना है, 8। तो वोल्टेज तो आपको यहाँ से मिल गया, 8 वोल्ट्स। तो ये क्या कंपोनेंट था, एलडीआर। 8 वोल्ट्स इसका वोल्टेज आ रहा है वैसे। क्योंकि अगर आप इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, 80। एक चीज और कि जब इन्होंने कहा कि लैंप स्विच्ड ऑन होने के साथ करंट 0.05 है, और यहाँ पे इन्होंने कितना दिखाया है, 0.1। ओके, तो हम 0.05 पे ऑब्जर्व करते हैं। ये तो 1 था ना, 0.05 पे ये बीच में होगी वैल्यू, यहाँ पर। क्योंकि अगर करंट 0.1 है तो उस वक्त वोल्टेज कितना आ रहा है, 8। लेकिन उन्होंने हमें करंट इसका हाफ बताया हुआ है, 0.05 क्वेश्चन में। तो अगर करंट हाफ हो रहा है तो वोल्टेज भी इसका हाफ हो जाएगा, 4। ठीक है, तो हम 8 की जगह पर 4 लेंगे इसमें। और ये हमने डायरेक्ट ग्राफ से मार्क किया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें खुद कहा है कि लैंप ऑन पे हमें ये करंट लेना है, तो हमने 0.05 ले लिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो टोटल वोल्टेज बनता है, यानी ईएमएफ, ईएमएफ तो पूरे सर्किट का होता है, तो वो बन रहा है 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वेरिएंट का भी आपको ये आंसर मिल गया। और 24 के आपके पास दोनों उसके क्वेश्चंस हर वेरिएंट के आपने देख लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर अक्टूबर नवंबर के आप देखो 24 में से, पहले इसी ओ लेवल्स में से देख लेते हैं। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट इसके लास्ट में भेज दूंगा, जो भी हमारे पास सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। अब हमारे पास अक्टूबर नवंबर है
24 का। और पहले इसी का वेरिएंट हम देख लेते, फिर आईजीसीएससी के देखते हैं। अच्छा, इसमें मैग्नेट आया है, और 7 वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है। अब इसमें फिलामेंट लैंप है कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई ट्रांसफर्स 24 वॉट ऑफ एनर्जी। और उसके बाद आपने सबसे पहले करंट इन द लैंप फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। वोल्टेज है यहाँ पर और पावर है, तो P इज इक्वल्स टू वी आई आएगा यहाँ पे, और I इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी आ जाएगा। पावर 24 वॉट्स, और वोल्टेज जो है वो 12। तो 2 एम्पियर इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में है द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इन दिस सर्किट। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे? 12। करंट की वैल्यू 2 अभी आपने फाइंड आउट की। रेजिस्टेंस हो जाएगी 6 ओम्स। और बी पार्ट में है अ स्टूडेंट हैज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। द स्टूडेंट यूजेस द बैटरी इन अ सर्किट विद 12 वोल्ट फिलामेंट लैम्प to obtain a range of suitable readings and plot current voltage graph for the lamp। तो इस पार्ट में अगर आप देखो तो इसमें बैटरी और फिलामेंट इन्होंने बनाकर दिए हैं। और उसके अलावा कह रहे हैं द स्टूडेंट यूजेस द बैटरी इन अ सर्किट विद 12 वोल्ट फिलामेंट लैम्प टू ऑब्टेन अ रेंज ऑफ द सुटेबल रीडिंग्स एंड प्लॉट्स द करंट वोल्टेज ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ आ गई, मतलब डायग्राम आ गई। इसमें आपने सर्किट को कंप्लीट करना है। तो एडिशनल कंपोनेंट्स इसमें जो जो आएंगे वो आपने इसमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है। तो फिलहाल तो बैटरी और लैंप की बात हो रही थी, और उसका मेन पर्पस ये था कि वो इससे वोल्टेज करंट ग्राफ को बनाएगा। अच्छा, वोल्टेज करंट ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि हमें अलग अलग वोल्टेज अलग अलग करंट चाहिए होंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वायर्स के साथ बस कनेक्ट कर देंगे अगर, तो इसमें तो फिर चेंज आएगा ही नहीं। क्योंकि उसने ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसमें करंट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, तभी ग्राफ बनेगा। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर है कि यहाँ पर आप वेरिएबल रजिस्टर लगा दोगे। ये वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर का काम ये होगा कि ये रेजिस्टेंस को अगर कम करेगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल होता है। और इसके साथ साथ एक चीज और भी कनेक्ट कर सकते हैं हम, एम मीटर, ताकि आपको करंट नोट करने में इजी हो। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर बात हो रही थी फिलामेंट की, तो फिलामेंट के अक्रॉस आप वोल्ट मीटर भी लगा दो, ताकि आपको डायरेक्ट इसका वोल्टेज भी मिलता रहे। तो अब ये डायग्राम आपके पास कंप्लीट हो गई। और सेकंड पार्ट है ऑन फिगर 7.2 ड्रॉ द शेप ऑफ करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बस वैल्यूज उन्होंने दी है। ठीक है, वोल्टेज की कि 12 वोल्ट्स तक जा रहा है। तो इसमें बस आपने करना यही है कि वोल्टेज की डायरेक्शन में उसको बेंड कर देना बस। और स्टेट एंड एक्सप्लेन what happens to the resistance of filament lamp as applied voltage increases, explain one reason for this happening। तो अब यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज की जो बात होगी, अगर अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज होता है, तो जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। क्योंकि फिलामेंट की बात हो रही है ना, अब फिलामेंट रीजन उन्होंने पूछा है, तो फिलामेंट के बारे में आप ये कहोगे कि
रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप वोल्टेज जब इंक्रीज करोगे तो आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स और ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट वेरिएंट का क्वेश्चन हो गया। सेकंड वेरिएंट का भी क्वेश्चन देख लेते हैं शेयर से। ओके, इस बार इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट सिंबल, मतलब सर्किट को थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया है। सिंपल सा सर्किट नहीं है इस बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 6.1 shows the circuit symbol for a relay and two label terminals। अच्छा, रिले का टॉपिक पहले प्रॉपर आपके सिलेबस में इंक्लूड होता था, अब हटा दिया है। बेसिकली ये स्विच होता है, एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है, जिसको हम रिले कहते हैं। तो ये कुछ इतना डिफरेंट नहीं है। बाय रेफरिंग टू फिगर 6.1, तो इसमें आपने डायग्राम के रेफरेंस से एक्सप्लेन करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि रिले पढ़ के आना था या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। जो डायग्राम में है उसके हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि इसके लिए आपको मैग्नेटिज्म का भी रेफरेंस याद होना चाहिए। तो फिलहाल हमने मैग्नेटिज्म को डिस्कस तो किया नहीं है, तो फिलहाल इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जब आपको मैग्नेटिज्म रिव्यू कर लेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, ताकि कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए। वरना फिर कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ नहीं, फिर वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा। तो इस वेरिएंट में से फिलहाल दोनों क्वेश्चन में मैग्नेटिज्म का लिंक है, तो फिलहाल इसको हम नहीं कर रहे। वापस आईजीसीएससी पे जाके देखते हैं कि उसके विंटर में कौन से क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, अब इसमें भी ये वाला क्वेश्चन मिलता जुलता है। ये भी अभी ओ लेवल्स में हमने देखा था, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। अ पोटेंशियल डिवाइडर is made by connecting a LDR and a thermistor in series. Figure 6.1 shows the potential divider, a voltmeter, and a direct current power supply connected into a circuit. The voltmeter measures the potential difference across the LDR. Define potential difference. Potential difference की आपने definition लिखनी है, तो ये तो आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। और बी पार्ट है, द EMF of the supply is E. Describe how the potential difference across thermistor can be determined using the reading on the voltmeter। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने शायद कहीं और भी देखा होगा, क्योंकि अगर EMF को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्मिस्टर की वोल्टेज को आपने बताना है यूजिंग द रीडिंग ऑन वोल्टमीटर, तो ये थर्मिस्टर है, इसका आपने वोल्टेज बताना है। तो जाहिर सी बात है कि जो EMF है उसमें से वोल्ट मीटर की रीडिंग को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो V की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो सिंपल सी इसमें लॉजिक है, क्योंकि जो बच जाएगा वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है, तो जो बच जाएगा वो इसके पास लास्ट में चला जाएगा।
और वही चीज़ आपने मेंशन करनी है कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बाकी बच जाएगी उसको हम आगे लिख देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ई माइनस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर। उसके बाद सी पार्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेस, व्हाट हैपन to the light intensity incident on the LDR and temperature of the thermistor, intensity of incident light or LDR, temperature of the thermistor। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि व्हाट हैपन टू द लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट और एलडीआर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेस, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान में रखो कि एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हुई है, थर्मिस्टर की बढ़ी है। तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हुई है, यानी इसका वोल्टेज भी कम हुआ है। और इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में वोल्टेज एक जैसा जाएगा। तो एलडीआर का वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्ट मीटर भी कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे, फॉर एलडीआर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, वोल्टेज डिक्रीजेस, और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, तो इसका भी इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आपके पास कंप्लीट हो गया। और सेकंड वेरिएंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a washing machine has an electric motor and an electric heater. It shows a simplified circuit diagram for the washing machine. Heater has a resistance of 25 ohm. Power supply has an EMF of 230 volt. State the meaning of EMF। EMF में आपने फिर से डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करना है। Work done on a unit charge to move that charge throughout the circuit. State the potential difference across the heater। तो हीटर का आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, अगेन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो ईएमएफ है वही वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 230 हो जाएगा। उसके बाद आपने करंट फाइंड आउट करना है हीटर में। तो V इज इक्वल्स टू आई आर अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि हीटर की रेजिस्टेंस आपको पता है 25। सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। वोल्टेज 230 और रेजिस्टेंस 25, 9.2। Part D, the current in the motor is 1.6 ampere
डिटरमाइन द रीडिंग ऑन एमीटर, एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहाँ पर एमीटर की रीडिंग आपने बतानी है। करंट जो है वो मोटर में 1.6 आ रहा है, और एमीटर की रीडिंग आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इसका करंट 1.6 एम्पेयर है। इसका करंट अगर हम फाइंड आउट करें वो कितना आया था, 9.2। इसका करंट आया है 9.2। तो इन दोनों को मिला देंगे तो एमीटर की वैल्यू आ जाएगी, यानी 9.2 प्लस 1.6, 10.8। क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 10.8 बना था ना। इट शोज टोटल करंट थ्रू सर्किट। तो हमने टोटल करंट को सिंपल इससे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वेरिएंट भी देख लेते हैं। 24 का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 5 मार्च रह जाएगा। ओके, इसमें चार्जेस आए फिर से। फिगर 5.1 shows a metal sphere S. The sphere has been charged with a negative charge. There's an electric field around S. Draw 4 lines to show the pattern of the field and indicate the direction of field with arrows on the lines. तो यहाँ पर सिंपल आपने जो है वो एरोस ड्रॉ करना है। तो नेगेटिव की फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती है, तो एटलीस्ट आपने 4 एरोस बनाने। तो अप डाउन राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में आप 4 बना सकते हो, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में बनाना। एक ही डायरेक्शन में चारों नहीं बना देना, वरना उससे कॉन्सेप्ट जाएगा कि आपको रेडियल का शायद आइडिया नहीं है। फिगर 5.2 shows a position x next to sphere x. A small negatively charged particle is placed at position x. State the direction of force on negatively charged particle due to electric field around sphere S. तो यहाँ पर आपने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा है, ये भी नेगेटिव है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है, तो जाहिर सी बात है इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगी वो। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे टू द लेफ्ट या अवे फ्रॉम स्फीयर। और थर्ड पार्ट में है द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक्स इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इसको आपने रिलीज किया रेस्ट स्टेट से। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड स्फीयर एस। तो अगर आप इसको रिलीज करते हो तो रिलीज करने के बाद जाहिर सी बात है ये लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट टूवर्ड्स लेफ्ट। ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स। और बी पार्ट में है फिगर 5.3 shows sphere S being sprayed spray painted. Sphere S is negatively charged as the paint particles exit the white nozzle of spray paint. They become charged with a positive charge. Explain why paint particle is spread out when they leave
द नोजल। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि वो नोजल से जब बाहर निकलेगा तो वो सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और the sphere can be painted by hand using a paintbrush. Suggest and explain one advantage to use charge paint from a spray gun. तो इसका एडवांटेज आपने बताने कि स्प्रे गन से पेंट करने में क्या एडवांटेज है, पेंट ब्रश से भी तो हो सकता था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स जा रहे हैं और अट्रैक्ट हो जाएंगे आसानी से, तो इसमें क्या होगा कि आसानी से आप इसको कवर अप कर सकते हो। और जैसे वो ओवर पेंट हो जाए, मतलब जैसे ओवर राइटिंग में थिक हो जाता है ना, तो वो थिक पैच ना आए, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस होंगे इसके। या आप इसको ये कह सकते हो कि ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जैसे हमने लिखा कि हाई ट्रांसफर एफिशिएंसी, क्योंकि मतलब ये ज़्यादा पेंट यूज़ नहीं करेगा, ये कम पेंट यूज़ करेगा और ज़्यादा कवर कर देगा उसको, क्योंकि इसमें से पार्टिकल्स की फॉर्म में जाएंगे और पेंट करते वक्त हम अच्छा खासा पेंट उस पर अप्लाई कर देते हैं, और फिर वो डबल ट्रिपल कोटिंग भी उस पर हो जाती है। और रीजन हम यही लिखेंगे कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं वो आसानी से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही है। A car windscreen is covered in condension. Thermal energy is used to remove the droplets of water. Thermal energy is provided by three resistors on the windscreen. It shows two possible circuits for the three resistors. Three resistors are identical. Describe two advantages of using circuit B. तो अगर आप इसमें सर्किट बी यूज करते हो तो उसका क्या एडवांटेज होगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि सर्किट ए पूरा सीरीज में है, देखने में ये आपको कुछ और लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका पाथ फॉलो करो यहाँ से पॉजिटिव से, तो आपको पता चलेगा कि वो स्नेक टाइप शेप में वो एक ही डायरेक्शन बन रही है, सही है। तो वो सीरीज में है। अच्छा, सीरीज का नुकसान ये होता है कि अगर कहीं पर गैप आ जाए, जैसे लेट सपोज यहाँ पे ब्रेक आ जाए, तो ये पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है कि अगर यहाँ ब्रेक आ जाए, यहाँ ब्रेक आ जाए, ठीक है, यहाँ ब्रेक आ जाए, तो जहां ब्रेक आ रहा है वो चीज बंद हो जाएगी, बाकी चलती रहती है, ठीक है। ये सिनेरियो है। तो अगर कोई एक कंपोनेंट बंद हो जाएगा तो बाकी कंपोनेंट जो है वो अपनी वर्किंग करते रहेंगे। सो इफ वन रेजिस्टर फेल्स, अदर विल कंटिन्यू टू वर्क। और एक और बात, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सबको एक जैसा वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। सो ऑल रेजिस्टर्स ऑफ 12 वोल्ट्स। डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ
water particles, the process by which the water droplets are removed from the car windscreen using the heater। तो वाटर पार्टिकल्स की टर्म में बताना है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कार स्क्रीन से कैसे रिमूव किए जा सकते हैं यूजिंग हीटर। तो जाहिर सी बात है इसमें एवोपरेशन होगा, क्योंकि पार्टिकल्स को एवोपरेट कर सकते हैं। सो आइडिया ऑफ इवेपोरेशन। सो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑन सरफेस स्क्रेप फ्रॉम कार विंड स्क्रीन। तो ये भी थर्मल का रेफरेंस था बेसिकली। और उसके बाद फिगर 6.2 में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं। पी क्यू सर्किट इज पावर्ड बाय 12 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द करंट इन रेजिस्टर क्यू। क्यू में आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो क्यू का आपको रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज उन्होंने आपको ऊपर लिख कर दे दिया। पैरेलल में सेम रहेगा, वी ओवर आर। वोल्टेज है 12 और रेजिस्टेंस है 70। तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी? 0.17 एम्पेयर। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रिकली व्हेन द करंट कैलकुलेटेड इन बी पार्ट वन इज इन प्रेजेंट फॉर 5 मिनट्स। सो ई इज इक्वल्स टू वी आई टी हो जाएगा। वोल्टेज कितना था? 12। करंट है 0.17 और टाइम है 5 मिनट्स। 5 इंटू 60, 12 इंटू 0.17 इंटू 5 इंटू 60, 612 जूल्स। थर्ड पार्ट है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैटरी बाय इलेक्ट्रिकल करंट। स्टेट द नेम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, केमिकल एनर्जी। और उसके बाद जो है वो फोर्थ पार्ट में आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सर्किट की। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आसान है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में 90 और 70। तो 1/RT इक्वल्स टू 1/90 प्लस 1/70। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 1/90 ब्रैकेट प्लस सेकेंड ब्रैकेट 1/70। इसका आंसर डेसिमल में आ जाएगा 0.025। तो आर टी जो है, अब ये शफल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। 1/0.025, 40 आंसर आएगा। तो 40 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है 2024 के समर और विंटर वेरिएंट में से। ठीक है। अब बस 25 के देखने होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वैसे इतने कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। बस मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करना है रिव्यू, और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। तो अब यह है कि जो सारे वेरिएंट्स इनमें से न्यूक्लियर, स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी, ये लास्ट वाले क्वेश्चंस तो हो जाएंगे क्योंकि हमने रिसेंट अभी कंप्लीट किए हैं थर्मल भी। बाकी वेव और जर्नल फिजिक्स रह जाएगा बस। और उसको हम फिर लास्ट में दोबारा सॉल्व कर लेंगे, तो सारे आपके ईयरलीज भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है।